चलो देखो, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, प्यूरिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्ट की, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ए पार्ट हम बनाते हैं हेट्रोजीनियस नेचर। कोलोइडल सॉल्ट का जो नेचर होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? हेट्रो का मीनिंग डिफरेंट, और ये जो पीछे जीनियस रह गया इसका मतलब है फेज। डिफरेंट फेज दिखेंगे आपको, मींस डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे, जब आप इन दोनों को मतलब डिस्पर्ज फेज को डिस्पर्ज करोगे किसके अंदर? डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, उस टाइम आपको जो कोलोइडल सॉल्ट मिलेगा उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको नेक डाई से डिफरेंट डिफरेंट फेज दिख जाएंगे। जैसे ऑयल इन वाटर है, ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो हमें नेक डाई से अपनी आंखों से भी टू फेसेस दिखते हैं। ऑयल ऊपर तैरने लग जाता है और वाटर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। क्लियर है? लेकिन अगर इनकी बात करें तो अगर आपको इनका हेट्रोजीनियस नेचर ऑब्जर्व करना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की। कुछ आगे प्रॉपर्टीज आएंगी जैसे ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वो भी तभी पॉसिबल है अगर कोलोइडल सॉल्ट का कौन सा नेचर होगा? हेट्रोजीनियस नेचर होगा। समझ आ रहा है? कौन सा नेचर होगा? हेट्रोजीनियस मींस डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल का साइज इतना भी छोटा नहीं है कि वो दिखे ही ना। कितना साइज है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। मींस वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से जरूर देखे जा सकते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट जैसी प्रॉपर्टीज तभी एक्सप्लेन होगी अगर कोलोइडल सॉल्ट का हेट्रोजीनियस नेचर आप कंसीडर करोगे तो। सेकंड हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अब आपको पता है कोलोइडल सॉल्ट जब बन जाता है, हम पढ़ चुके हैं कि इनके कल भी मैंने आपको या इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था प्रेसिपिटेशन में कि चार्ज आ जाता है सरफेस पे तो वो सेटल नहीं होते। और आगे फिर वही बात जो ब्राउनियन मूवमेंट आनी वो भी कहेगी कि कंटिन्यूसली वो जिग जैग मोशन में है, वो सेटल नहीं हो रहे ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड पे बॉटम पे वो सेटल नहीं हो रहे। तो इसका मतलब बनने के बाद ये क्या है? स्टेबल है। कोलोइडल सॉल्ट आर स्टेबल इवन ऑन स्टैंडिंग। सॉल्यूशन पड़ा है तब भी डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल बॉटम पे सेट नहीं होंगे। हाँ, कुछ कोलोइडल सॉल्ट है जो धीरे 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 उनके डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल नीचे बॉटम पे सेट हो सकते हैं। बट आप यही लिख के आओगे कि कोलोइडल सॉल्ट क्या है? स्टेबल है, और जो पार्टिकल है इसके वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। तो लिख लेना पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्ट are continuously in random motion। रैंडम मोशन भी होता है कॉन्टिन्यूसली। ओके, रैंडम मीन्स कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी इधर कभी इधर मूव करते रहे। थर्ड हम बात करते हैं फिल्टरेबिलिटी की। तो जो कोलोइडल सॉल्ट है किससे पास कर जाते हैं? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, सिंपल फिल्टर पेपर से। और किससे पास नहीं करते? एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट। तो लिख लेना पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्ट can easily pass through
ordinary filter paper, but do not pass through animal membrane और पार्चमेंट पेपर। तो इसका मतलब एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर इन्हीं दोनों को यूज किया जाएगा ताकि हम कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड अगर कहीं प्रेजेंट है जो प्यूरिफिकेशन में पढ़ा था उससे अगर हमें उसको सेपरेट करना है तो। फोर्थ पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लिख सकते हैं विजिबिलिटी एंड कलर। डी पार्ट हम लिख सकते हैं विजिबिलिटी एंड कलर। अब ये नेक्ड आई से तो विजिबल होते नहीं, विजिबल किससे होते हैं? विजिबल with the help of अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हो। और इनका सॉल्यूशन जो है कोलोइडल सॉल्व, अगर आप उससे लाइट पास करते हो, ये फर्स्ट सेकंड कलर की मैं बात करता हूं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट is passed through the colloidal soil, then they show color। क्यों कलर शो होता है? एक्सप्लेन किया था टिंडल ने, हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वही आने वाली है, टिंडल इफेक्ट, जो क्या कहता है कि स्कैटरिंग हुई है लाइट की। जब लाइट कोलोइडल पार्टिकल के साथ स्ट्राइक हुई तो लाइट की क्या हुई? स्कैटरिंग। लाइट ने अपना पाथ क्या किया? चेंज किया। समझ रहे हो? उस टाइम पे लाइट की कोलिजन की वजह से एनर्जी चेंज, वेवलेंथ चेंज, तो वो किसके अंदर फॉल करेगी? विजिबल रीजन में, विबग्योर। ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो कौन सा कलर जनरली अपीयर होता है? टिंडल को कौन सा हुआ था? ब्लू कलर अपीयर हुआ था। तो विजिबिलिटी एंड कलर में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और इसका जो सॉल्यूशन है, वो जो इसका कोलोइडल सोल है, वो कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट, मीन्स धुंधला सा दिखता है। जब आर पार देखोगे आप ग्लास के अंदर, अगर कोलोइडल सोल है तो ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन होता है। सस्पेंशन में बिल्कुल भी नहीं दिखता, ओपेक होता है वो। और अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन की तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड होती है। वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट या नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करते। हो सकता है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे जरूर डिपेंड कर जाए। तो लिखिए इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट में लिख लेना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लिखा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 4 पढ़ी है, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने 4 पढ़ी है। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी की बात क्यों हो रही है? तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। डिपेंड्स ऑन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब यहां पे क्या है, डिस्पर्स्ड फेज से मतलब है। सॉल्वेंट यहां क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप, हमें जड़ तक पहुंचना है इसकी, स्टेप बाय स्टेप। पहले पता होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फिर पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके मोल्स निकालने हैं उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्ट की, किसकी बात कर रहे हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स की, और एक तरफ हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हो, और कोलॉइडल सॉल्ट जो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सोल्यूट का डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, उनका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कम हो जाते हैं ना। जैसे चीनी बोलते हैं तो स्टार्टिंग में क्रिस्टल कितना बड़ा होता है, डिसॉल्व होता 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 बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज जो है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका मतलब उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, लो होगा। अब अगर मॉलिक्यूलर मास कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं इसकी कोलॉइडल सॉल्ट की, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहां से लेके आपने इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब RLVP क्या था, P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू क्या था, X2, जिसको लिखते हैं N2 बाय N1 प्लस N2। लेकिन हमने N1 को N2 के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था, यही था ना। ये N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसके डायरेक्टली है ये सारे को क्या कहते थे, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, किसके डायरेक्टली है, ये N2 के। सेकंड की अगर मैं बात करूं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पाई इज इक्वल टू CRT, C की जगह N बाय V, N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन क्या होंगे, तो भी सोल्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं। थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। M क्या था, मोलैलिटी, जो फर्दर किस पे डिपेंड करती, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। डेल्टा TF क्या था, KF इंटू M या फिर मोलैलिटी। मीन सभी में आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ट्रू सॉल्यूशन के लिए आए हैं, सारों की वैल्यू पुट करके चारों की वैल्यू आ जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आ जाएगी एक एक वैल्यू सभी की। जब हम करेंगे कोलॉइडल सॉल्ट के लिए, अब आपको पता है कोलॉइडल सॉल्ट का जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है ना। पार्टिकल साइज बढ़ गया, पार्टिकल साइज बढ़ने से उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया उनका, बढ़ गया। अब डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ गई तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे लेस। अब देखिए इस बार नंबर ऑफ मोल्स कम आए हैं, तो यहां से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उनकी वैल्यू जब आप इन चारों में पुट करोगे कैलकुलेट करने के लिए, तो इन चारों की वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं
तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू में जो किसके लिए कैलकुलेट करी थी, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्व, इन दोनों के लिए जो कैलकुलेट करी उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। इसीलिए जब आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसको मॉलिक्यूलर मास बनाना है, क्या करूंगा, W2 बाय M2, W1 बाय M1, यहां से M2 अगर कैलकुलेट करना है तो आप किसकी हेल्प लोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की, ना कि इनकी, ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लोगे, ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ना ही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ कोलॉइडल सॉल्व कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? क्यों पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्व, तो क्या रीजन लिख के आओगे इसका, बिकॉज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्व इज सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्व कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था, ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या ऑब्जर्व किया था कि कंटिन्यूसली जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है जिग-जैग मोशन के अंदर रहते हैं, ठीक है, द कंटिन्यूस जिग-जैग मोशन ऑफ colloidal particles is called Brownian movement। कॉज क्या है, रीजन क्या है, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। अब कोलॉइडल सॉल्व के अंदर टू पार्ट होते हैं, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जो ब्राउनियन है वो कह रहा है कि डिस्पर्जन मीडियम तो पहले पढ़ा ही है हमने, उसमें ऐड क्या करना है, डिस्पर्ज फेज, कि डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल है वो ऑलरेडी मोशन के अंदर है, रैंडम मोशन के अंदर ऑलरेडी है। जैसे ही उसमें डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल ऐड किए जाते हैं वो उनको भी टक्कर मारना शुरू कर देते हैं, कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, और डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स पे हर डायरेक्शन से डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल कोलाइड करेंगे, और नेट रिजल्टेंट कोलिजन इस टाइप का होता है कि वो एक जिग-जैग पाथ को फॉलो करते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सभी बराबर एक जगह से टकराएंगे, इक्वली टकराएंगे और वो कहीं जाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है 3-4 एक साइड से टकराते हैं, वो इधर चला जाए, फिर उसको इस साइड से टकराएंगे, वो उधर चला जाए, जिग-जैग पाथ फॉलो करेंगे। तो लिख लेना पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स लिख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम are continuously in random motion, continuously in random motion when
dispersed phase is dispersed into it, then the molecules of dispersion medium collide with molecules of dispersed phase. The resultant force on molecules of, या सीधा लिख लेते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, allows to move and follow a zigzag path. zigzag path वो फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ब्राउनियन मूवमेंट। पहले आप डेफिनेशन बताओगे, फिर आप उसका कारण बताओगे, रीजन बताओगे, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। उसके बाद एक डायग्राम भी बना देना। जिसके अंदर अगर आप ये पार्टिकल कह रहे हो डिस्पर्ज फेज का है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स जो है कुछ इस टाइप से मान लो लग रही है उस पर, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। इसको बता देना ये क्या है, सीधा कोलोइडल पार्टिकल ही कह दो, कोलोइडल पार्टिकल। और ये जो हम बता रहे हैं ये है रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू collision with the dispersion medium. dispersion medium। सेकेंड डायग्राम अगर बनाना चाहो तो वो क्या बनेगा, आप एक जिगजैग पाथ फॉलो करवा देना कोलोइडल पार्टिकल्स का। ओके, लिख देना इसमें जिगजैग पाथ फॉलोड बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। ये दोनों डायग्राम बना लो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इस ब्राउनियन मूवमेंट के रिजल्ट क्या है, इससे होता क्या है। ब्राउनियन मूवमेंट से रिजल्ट लिख लो या कंक्लूजन लिख लो। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, फिर डायग्राम्स। बुक से इजीली बुक से देख के बनाना, अच्छे से बनाना, मिस्टेक मत करना कोई। फिर फोर्थ पार्ट आपने करना है रिजल्ट। फर्स्ट कि आप इसका यूज क्या करते हो, यूज कहां पे है इसका। एक्चुअली ब्राउनियन मूवमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटेशन के लॉ को क्या करेंगे, अपोज कर देते हैं। क्योंकि ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है,
कोई भी पार्टिकल जिसका मास है वो क्या होगा, बॉटम पे आएगा ही आएगा। लेकिन ब्राउनियन मूवमेंट क्या कहती है कि वो बॉटम पे सेट नहीं हो रहे, कंटिन्यूस जिगजैग मोशन, जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं और कंटिन्यूस मोशन के अंदर रहते हैं। तो लिख लेना, ब्राउनियन मूवमेंट oppose the laws of ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के लॉस को ये क्या करते हैं, ओपोज करते हैं। बी, आपने अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इनकी हेल्प ले सकते हैं इस जिगजैग मोशन की। इट हेल्प्स to calculate Avogadro's number। ये दो चीजें भी आपने जरूर याद रखनी है कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपोज करता है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है भाई कोई चीज अगर मोशन के अंदर है तो वो बॉटम पे सेट होएगी, लेकिन जिगजैग मोशन की वजह से वो बॉटम पे सेट नहीं होती। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। प्लस की होनी चाहिए, माइनस मत लगा देना, नंबर कभी माइनस नहीं होता, ये प्लस में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या था, इसने एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंट बीम इस टाइप की होगी, दो लेंस यूज करने पड़ेंगे, इस टाइप से पास होगी ऑफ लाइट। इसको पास करवाया किससे पास करवाया, कोलॉइडल सोल में से, और 90 डिग्री के एंगल पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप से इसने ऑब्जर्व किया कि जो लाइट पास हो रही है ब्लूइश कलर देके जा रही है। कौन सा कलर है, ब्लूइश कलर। ये कलर क्यों अपीयर हुआ, बताया इसने, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। उसने ऑब्जर्व क्या किया, scattering of light by colloidal particles। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, लाइट को फैलाना। तो पार्टिकल्स के साथ, कोलॉइडल पार्टिकल के साथ जब लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स। क्या होते हैं, फोटॉन्स। उनकी एनर्जी क्या होती है, E is equal to h न्यू। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, और न्यू की रिलेशन होती है c बाय लैम्डा। तो ये बन जाएगा h c बाय लैम्डा, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ। ये सब कुछ आप +1 में पढ़ चुके हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। तो जैसे ही फोटॉन्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर, लाइट के पार्टिकल्स पे, फोटॉन स्ट्राइक करेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स पे, तो कोलॉइडल पार्टिकल के साथ टकराने की वजह से फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज, उनका पाथ चेंज हो जाएगा। जिस स्पीड के साथ वो पहले मूव कर रहे थे उस स्पीड के साथ अब मूव नहीं करेंगे। पाथ चेंज, एनर्जी चेंज, फ्रीक्वेंसी भी चेंज और वेवलेंथ भी चेंज। फाइनली जो उनकी वेवलेंथ होगी वो फॉल कर जाएगी विबग्योर रीजन में, जो होता है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से लेके अप्रोक्सीमेटली 800 नैनोमीटर तक। तो उसको जो कलर अपीयर हुआ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का अपीयर होगा और वो कलर अपीयर हुआ ब्लू, जिसकी वेवलेंथ और उस विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर लाई करेगी। समझ आ रहा है? जो लाइट आ रही है उसके अंदर 7 के 7 कलर है,
व्हाइट लाइट है, जैसे ही वो स्ट्राइक करती है उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है। अब जो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो किसके साथ रिजेंबल करेगी? उसकी ब्लू के साथ। और वो किसमें है? विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर। तो टेंडल इफेक्ट क्या डेफिनेशन लिखोगे? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय colloidal particles present in colloidal soil is called Tyndall effect। डायग्राम बना हुआ है, क्लियर है? ट्रू सॉल्यूशन से पास करेंगे, आपकी बुक में 2 डायग्राम है, ट्रू सॉल्यूशन से पास करेंगे कोई कलर शो नहीं होगा। उसी के कंपैरिजन में कॉलोइडल सोल से पास करेंगे तो वो जो लाइट पास हो रही है उसका पाथ क्या हो जाएगा? ब्लूइश हो जाएगा। कब? जब इसके 90 डिग्री पे देखोगे, यहां माइक्रोस्कोप रख के इसको 90 डिग्री से ऑब्जर्व करोगे। समझ आ रहा है? अब कंडीशंस क्या है? टिंडल इफेक्ट की कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्ज लाइट किसका? डिस्पर्ज फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, पहले डेफिनेशन देखी, उससे पहले डायग्राम समझा हमने। अब टिंडल इफेक्ट की कंडीशन क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ dispersed phase and dispersion medium should have large difference। इन दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना इनका डिफरेंट, डिस्पर्ज फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का, लाइट उतनी ही स्कैटर्ड होती है, लाइट उतनी ही स्कैटर्ड होती है। पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्लियर है? क्यों? रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है और डेंसर मीडियम का कुछ और है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट होगा तभी लाइट स्कैटर्ड होगी। सेकंड, diameter of colloidal particle should be same as wavelength of light used। जो लाइट आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ, यूनिट्स इसके मीटर और डायमीटर इसके भी तो मीटर। तो कोलॉइडल पार्टिकल का डायमीटर और आने वाली लाइट की वेवलेंथ कंपेरेबल होनी चाहिए। शुड बी सेम लिख लो, या कंपेरेबल मींस कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो चलेगा, बट लार्ज डिफरेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर है? लार्ज डिफरेंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट में और डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। ये 2 कंडीशन है, तभी टिंडल इफेक्ट, तभी ब्लू कलर ऑफ लाइट अपीयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस, इसकी क्या है? इंपॉर्टेंस, फर्स्ट तो यही है कि किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? अगर लाइट स्कैटर हो रही है तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल का साइज है, मास है, इसका मतलब हेटेरोजीनियस नेचर है कि डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल अभी तक खत्म ही नहीं हुए डिस्पर्जन मीडियम में, अलग से है। तो कौन सा नेचर है? हेटेरोजीनियस। इट कंफर्म्स heterogeneous nature of colloidal soil। Second, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व हो रही है। लाइट का जो पाथ है 90 डिग्री के एंगल पे देखने से ब्लूइश अपीयर हो रहा है। हर पार्टिकल स्कैटर करेगा लाइट को,
the light is scattered by each and every colloidal particle. हर पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहा है, इसका मतलब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो लिख लेना, लाइट इज स्कैटर्ड बाय ईच कोलॉइडल पार्टिकल. हर कोलॉइडल पार्टिकल से लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है. सो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्योंकि कितनी स्कैटरिंग हुई पता चल जाएगा और हर एक कोलॉइडल पार्टिकल स्कैटर भी कर रहा है, तो इससे नंबर ऑफ पार्टिकल है गिवन वॉल्यूम में कितने वो पता चल जाएगा. अब नंबर ऑफ पार्टिकल है गिवन वॉल्यूम के अंदर पता चले तो उनका एवरेज मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट एवरेज मास ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. तो ये इंपॉर्टेंस है भाई. सबसे पहले बताना है टेंडल इफेक्ट क्या है. When a beam of light is passed through a colloidal solution, then by viewing at 90 degree to the path of light, the color of light appears to be bluish या blue. This is due to scattering of light. फिर definition लिख देना, क्या लिखोगे, the scattering of light by colloidal particles present in a colloidal solve is called Tyndall effect. फिर डायग्राम से बना देना. फिर आपने कंडीशंस बतानी है कि जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ और डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल को ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए. सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्ज फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए. एक हम कह रहे हैं एक में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए और दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कम होना चाहिए. फिर हमने पढ़ी है ये 3 इंपॉर्टेंस. क्लियर है, कर लोगे? तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करें.